हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना पड़ेगा। अब इसमें इफेक्ट समझने से पहले हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, फिर ये इफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो देखा होगा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं वो होती हैं। जिसमें सबसे कम जो इफेक्ट डालती हैं ग्रीन हाउस गैस में या जिनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो के बराबर है वो एक आपका नाइट्रोजन है N2 फॉर्म, और दूसरा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये कम कंट्रीब्यूट करती हैं। इनके जो दूसरे फॉर्म हैं जिनसे जो बनते हैं अभी हम बताएंगे आपको, वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो अब हम ये हो गई आपकी गैसेस, और यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब ये इफेक्ट हम पूरा समझते हैं। पहले यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ आपको दिख रही होगी। ठीक है, अर्थ दिख रही होगी। ठीक है, इस अर्थ पर क्या होता है, सन से डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब जो सनलाइट अर्थ पे आई है, ठीक है, तो अर्थ के द्वारा कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रेडिएशन जो वापस रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि वापस परावर्तित होगी। समझे? तो जब ये रेडिएशन वापस से परावर्तित होती है तो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस, ठीक है, जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनी है। अब इनमें क्या होता है, ये लूज एटम से मिलकर बनी होती है। तो ये जो रेडिएशन जो वापस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में आई है, ये एटम क्या, ये जो गैसेस है ये क्या कर लेती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये रेडिएशन इन गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है इनमें। जब इसमें वाइब्रेशन होता है तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर से रेडिएशन क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब ये रेडिएशन वापस से फिर गैसेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी तो फिर दूसरी गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेडिएशन सन से अर्थ पे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, मींस हीट को ट्रैप करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होती है इस इफेक्ट के लिए। अब इस इफेक्ट से होता क्या है, जब सोचो कि एटमॉस्फेयर में पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब बनी रहेगी, मतलब पूरी रेडिएशन ट्रैप बनी रहेगी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का उतना ही ज़्यादा होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इन्हीं गैसेस की वजह से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये गैसेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, मतलब इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब जितना ज़्यादा गैसें होंगी वो उतनी ज़्यादा क्या करेंगी, हीट को ट्रैप करेंगी, हीट को वापस जाने नहीं देती हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही रखती हैं। इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने एक छोटा सा यहाँ पर वीडियो चल रहा था, ये आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो हमने समझाया वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगभग फ्रीजिंग पॉइंट से जीरो, मतलब कम ही रहता, जीरो से कम ही रहता। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है, जो हमने अभी आपको बताया है कि बेसिकली होता क्या है कि जब सन से रेडिएशन अर्थ पे आती है, अर्थ इसको वापस से रिफ्लेक्ट करता है। जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसेस जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब वो एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के बाद वो वापस से फिर रिफ्लेक्ट होती हैं गैसेस। तो जैसे ही एक गैस के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई तो फिर दूसरी गैस के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये ऐसे काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो आपकी इंक्लूड हैं। अब कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड हैं हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एटम इसमें कार्बन का होता है और दो एटम होते हैं इसमें ऑक्सीजन के। समझे बात को? तो यानी कि अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03% लगभग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ दिस वाज अबाउट 270 ppm of carbon dioxide in the atmosphere in the
मिडिल 19th सेंचुरी एट द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय देखा जाए तो इसका जो कंसंट्रेशन था एटमॉस्फेयर का CO2 का, एटमॉस्फेयर में CO2 का वो 270 ppm था, लेकिन इस समय बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम आप आगे बात करेंगे। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब देखो इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, दो इमेज दिखाई रही होंगी, इसको भूल जाओ, दिस ईयर और लेटर दिस सेंचुरी, ये भूल जाओ आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको रेड कलर की कुछ गैसेस दिखाई दे रही होंगी, दिख रही हैं, ये कैप्सूल टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ए है ना, ये कैप्सूल टाइप के। यहाँ पर अगर आप गैसेस का कंसंट्रेशन देखोगे तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम है, यहाँ पर गैसेस कम है, यहाँ पर गैसेस ज़्यादा हैं। कौन सी गैसेस की बात की जा रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जा रही है, जिसमें CO2 मेजर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। देखो अब एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस से एनर्जी जो है ऊपर जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें अगर गैसेस कम है तो ये रेडिएशन कम मात्रा में ट्रैप होगी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर हम गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जस्ट डबल कर दें, तो इससे क्या होगा, गैसेस ज़्यादा रहेंगी, तो ज़्यादा रहेंगी तो फिर रेडिएशन यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगी, मतलब कि पूरी रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, तो उससे हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और वो टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कैसे? लाइट को या हीट को ट्रैप करके। समझे बात को? इस समय जो है अगर देखा जाए CO2 का कंसंट्रेशन जो है मार्च 2025 426 ppm है, बेसिकली देखा जाए, है ना। CH4 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1933 ppb है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की, तो इसका मंथली ग्लोबल N2O मंथली कितना होता है, 338 ppb पार्ट पर बिलियन। यहाँ पर फ्लोरिडेटेड यहाँ पर दिया हुआ है गैस, ठीक है, वो उसका कितना होता है 12.06 ppt, ठीक है। इसके बाद मीथेन हो गई। अब मीथेन पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एबल टू एब्जॉर्ब फॉर मोर हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि मीथेन भी एक पावरफुल गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हीट ट्रैप करने में सक्षम है, ज़्यादा हीट को ये ट्रैप कर लेती है कार्बन के कंपैरिजन में। ये जो बनी होती है, ये एक कार्बन की बनी होती है, इसमें होते हैं 4 हाइड्रोजन, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन वार्मिंग। मीथेन गैस इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है इसको, सबने सुना होगा मीथेन गैस का यूज़ फ्यूल के फॉर्म में भी किया जाता है। तो ये बर्न होती है, जब जलती है, ठीक है, बर्न होने के बाद इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। सोचो कि ये खुद में एक ग्रीन हाउस गैस है, जब ये जलती है, जब ये यूज़ की जाती है, फिर ये जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेती है, वाटर वेपर का रूप ले लेगी। भाई H2O भी तो निकलेगा, तो H2O यानी वाटर वेपर भी हीट ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। समझे बात को? तो इसीलिए ये इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। और भी हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो और भी स्ट्रॉन्गर हैं इन दोनों के अलावा, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ गैसेस लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ग्राफ टाइप का दिख रहा होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, मीथेन लिखा हुआ है, HFC152A लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, PFC14 लिखा हुआ है, SF6 लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ओवर 100 ईयर टाइम स्केल। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पहली बात तो समझो कि क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कितने समय तक एटमॉस्फेयर में रहती हैं और उनका एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करने में कितना इम्पैक्ट होता है। यानी कि अगर हम इसको CO2 से कंपेयर करेंगे तो मतलब कि इसमें कहा जाता है कि CO2 के कंपैरिजन में ये कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं हीट को ट्रैप करने के लिए, इफेक्ट के लिए।
मतलब कि ये स्ट्रॉन्गरनेस को दर्शाती है कि कौन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इट मीन्स वो CO2 के कंपैरिजन में उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो एक होता है, ओनली 1। मीथेन का होता है यहाँ पर 28, 30 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको 25 भी लिखा मिलेगा, हम 28 समझते हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मीथेन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 28 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। HFC 122 138 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर 300 है, बेसिकली यहाँ पर 300 कर लेना, ये काफ़ी पुराना डेटा है, ठीक है, 2014 का डेटा है ये, बेसिकली देखा जाए तो 300 देख लेना। 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है नाइट्रस ऑक्साइड, किसके कंपैरिजन में? CO2। PFC 14 जो है वो 6630 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पर जो है SF6 जो है वो 23,500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। सोचो, सबसे स्ट्रॉन्गर जो है, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है आपका SF6 का। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का कितना होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है? तो सीधे सीधे समझ लो कि एटमॉस्फेयर में कितने समय तक वो गैस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट क्या है इफेक्ट में। तो CO2 का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, और इसके कैसे हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, और कैसे ये स्ट्रॉन्गर है ये भी दिया हुआ है। तो हमने इफेक्ट को पूरा बता दिया है, मीथेन का बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर मीथेन जो है वो क्या लिखा हुआ है, मीथेन इज 30 टाइम स्ट्रॉन्गर देन CO2, ये हमने बोला है, मतलब कि इसका 30 लगभग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। तो 10 से 15% ग्लोबल वार्मिंग में ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ऐसे समझ सकते हो आप लोग। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसेस हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं। अब हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर ओवरव्यू लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन CO2 का है, ठीक है, इसके बाद CH4 का है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का है, और इसके बाद जो है वो आपका फ्लोरिनेटेड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है, कैसे इसका एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, जब बर्न करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। सॉलिड वेस्ट को बर्न करने के लिए, ट्री को बर्न करने के लिए अदर बायोलॉजिकल मटेरियल हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे जब हम सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और रिलीज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मीथेन जो है इमिट होती है प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, ठीक है। मीथेन इमिशन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड अदर एग्रीकल्चरल practices land use by the decay of organic waste in municipal solid waste in landfills। एग्रीकल्चर से भी इसका मीथेन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, जैसे जब हम धान को ग्रो करते हैं तब धान से भी मीथेन जो है वो रिलीज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, इज इमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल लैंड यूज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, सॉलिड वेस्ट एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इसके बाद फ्लोरिनेटेड यहाँ पर गैसेस दी हुई हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हमने SF6 बताया था जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। दैट आर इमिटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। फ्लोरिनेटेड गैस स्पेशली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर समटाइम्स यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मतलब कि जो आपकी CFC है, CFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना, इसके अलावा हेलोजन्स हैं, ये क्या करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, इनके कंसंट्रेशन से ओजोन डिप्लीशन भी बढ़ता है। फ्लोरिनेटेड गैसेस आर टिपिकली इमिटेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज अदर देन इस ग्रीन हाउस गैस, बट दे आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन देखा जाए तो इनका एटमॉस्फेयर में परसेंटेज जो है वो बहुत कम होता है। ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, कौन सी गैस कहाँ से कैसे रिलीज होती है, कैसे इसका एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है,
प्रेजेंट टाइम में गैसेस का कंसंट्रेशन क्या है एटमॉस्फेयर में, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना है। बाकी जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।